हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स साइट मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो वेबसाइट आती हैं उनका नाम बताइए तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसा ही कुछ आंसर करेंगे। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जो कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया पैसिफिक में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वन ऑफ द लीडिंग वेबसाइट है। एक मिनट में लगभग 150 से 200 ट्रांजैक्शन कर सकती है। और इस वेबसाइट के बारे में अगर आपको पूछे तो आप गैस कर रहे होंगे क्या हो सकता है ये। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट IRCTC। हम में से ज्यादातर लोग ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC को यूज करते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन शॉपिंग के पॉपुलर वेबसाइट की बात आती है तो शायद भूल जाते हैं उसे। जी, आज हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। और क्यों बात करेंगे? बिकॉज स्टॉक और फंडामेंटल से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बात यह है कि IRCTC का जो बेसिक बिजनेस मॉडल है वो शुरुआत तो हुई थी उसकी ऑनलाइन टिकटिंग से, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए और इस बारे में हम क्यों ज्यादा बात कर रहे हैं। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल उन्हें मिला है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करने के लिए। और कुछ ऐसे कंसर्न भी आए हैं कि एक रेल वन ऐप जो है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है IRCTC के ऊपर। फिर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट है आज IRCTC का स्टॉक। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आज आप देखें तो इसके हिस्ट्री में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देंगी। तो ये कुछ एक मेन कारण है जिनकी वजह से आज हम IRCTC के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मोनोपोली है अपने बिजनेस में। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी है रिजर्वेशन के लिए तो आपके पास IRCTC के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ऑलमोस्ट कन्वीनियंस फ्री इनका जो 20 रुपीज ऑन UPI या 30 रुपीज ऑन बाकी प्लेटफॉर्म पे जो चीजें ट्रांजेक्ट होती हैं उन पे चार्ज करते हैं। वो जो है कन्वीनियंस फी इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है जिसके हिसाब से पैसे कमाते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अब बहुत तेजी के साथ डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनी। रेल नीर, आप में से ज्यादातर लोगों ने मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यूज किया होगा ये। और रेल नीर जो है वो IRCTC का ही प्रोडक्ट। इसके अलावा कैटरिंग में है, अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी है, होटल्स और पैकेजेस ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रैवल के लिए, टूरिज्म के लिए। तो बहुत सारी चीजों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी ये कंपनी कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस ये जो आप देख रहे हैं, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पिछले 10-11 सालों में आप एक चीज देखिए कि जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। मतलब लगभग 1,000-1,100 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी आज से 10 साल पहले, और ये आंकड़ा लगभग 4,500-5,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। दूसरी बात, अगर आप नेट प्रॉफिट को देखें तो वो नंबर भी लगभग 100-150 करोड़ के आसपास से लेके आज लगभग 1,200-1,300 करोड़ हुआ है। तो आप देखिए कि 4-5 गुना जो रेवेन्यू बढ़ा है उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। इट्स अ गुड साइन। किसी भी कंपनी की अगर आपको रेवेन्यू कन्वर्जन या प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करना है तो आप ये देखिए कि जिस रफ्तार से सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़े हैं, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, EBITDA कैसे बढ़ रहा है। और उस पैमाने पर अगर आप देखते हैं IRCTC को, इट्स डूइंग वेल। एक चीज और, जब हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो लगभग जैसा हमने कहा कि 30% जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो टिकटिंग से आता है, 25-30% के आसपास जो कन्वीनियंस फी चार्ज की जाती है। बट एक ऐसी कंपनी जिसका कि बेसिक बिजनेस मॉडल टिकटिंग से ही शुरू हुआ हो, उसके लिए ये नंबर भी अचीव करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रेल नीर है या फिर ट्रैवल टूरिज्म के पैकेजेस हैं या कैटरिंग है, ये सब चीजें काफी बड़ी सिग्निफिकेंट मात्रा में ग्रो की हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो सेल्स ग्रोथ का नंबर आप देख रहे हैं, लगभग पिछले 10 सालों में 15 से 16% की सेल्स ग्रोथ है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब अगर जैसा हमने कहा कि 15-16% अगर सेल्स ग्रो कर रही है तो जो प्रॉफिट है वो 26% से ग्रो कर रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। 15-16% की सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में एवरेज, और 25-26% की प्रॉफिट ग्रोथ। मतलब कंपनी ने जो रेवेन्यू एक्स्ट्रा अर्न किया है उसको प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। स्टॉक प्राइस का अगर CAGR देखें, ऑफ कोर्स 10 साल पहले की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये स्टॉक 2019 के आसपास लिस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक लगभग 20-22% डाउन है। ओवरऑल 5 साल की जो CAGR है 22% है, विच इज अ रीजनेबल नंबर कंपेयर टू व्हाट यू सी इन द प्रॉफिट ग्रोथ। बिकॉज 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 20% है, और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो लगभग उसी रेंज में है 5 साल का। लेकिन एक साल की अगर कंपैरिजन को देखा जाए, पिछले साल को देखा जाए, स्टॉक 20-22% डाउन है। सबसे बड़ी चीज हमेशा कहते हैं कि कंपनी ROI कितना कमा रही है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी की अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लगभग 35-40% की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, काफी अच्छी, काफी सॉलिड ROI कही जाएगी।
आगे देखते हैं, स्टॉक प्राइस की बात करें। स्टॉक प्राइस को अगर आईआरसीटीसी को आप देखें तो ये दो पीक आपको देखने को मिलेंगे। कोविड के बाद जब ऑफकोर्स कोविड पे जब इंपैक्ट आया था, उसके बाद से जब रिकवरी शुरू हुई तो एक जो आपको पहला पीक दिख रहा है वो 2021-22 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद एक दूसरा पीक आता है, वो लगभग 2024 के मिड में आ रहा है। और ये जो चीज अगर आप देखें उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन हिल है। एक सबसे बड़ा सवाल इन कंपनीज में कहा जाता है कि अगर रेगुलेटरी ओवरहैंग, मतलब कि अगर सरकार कोई ऐसा स्टेप लेती है कि भाई आईआरसीटीसी को बिजनेस मत दो, कन्वीनियंस फी कम कर दो, कोई कंपटीशन लेके आ रहे हो, तो क्या इंपैक्ट होगा। और उसके बारे में मार्केट बहुत चिंतित रहता है, बात करता है। लेकिन अगर आप देखिए 30% कन्वीनियंस फी जो है, पहली बात तो यह है कि वो कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कन्वीनियंस फी को कुछ हो जाता है, रेलवे टिकटिंग बिजनेस को कुछ इंपैक्ट आ जाता है तो कंपनी बंद हो जाने वाली है, वैसा नहीं होने वाला। दूसरी बात, अगर हम एक और कंपैरिजन देखें कि जो स्टॉक प्राइस है पिछले साल भर का, जो हमने कहा 20-22% डाउन है, आपको ये चीज जो फाइनेंशियल्स है उनमें नहीं दिख रही है, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। अगर आपको स्टॉक प्राइस में इंपैक्ट जो दिखे वो करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट हो जो पीएनएल में आ रहा है उसके जैसा, तो आप कह सकते हैं कि भाई जस्टिफाइड है। लेकिन वो पीएनएल का इंपैक्ट आपको कहीं दिख ही नहीं रहा। पीएनएल तो बराबर है, अच्छा है, ठीक चल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट आ रहा है। और इसको मापने का तरीका क्या है, बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स की, वैल्यूएशन की। आप देखिए प्राइस टू अर्निंग्स जो है, स्टॉक का पी जो है, एक समय में ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि भाई ये तो बहुत ही सेफ बिजनेस है, 100-200 उस तरह का पी भी देखने को मिला। लेकिन आज जो कंपनी का पी आपको देखने को मिल रहा है वो पी लगभग 50 से भी कम है। और 50 का पी सस्ता नहीं होता, लेकिन 50 का पी अगर आप देखें 35-40% की जो ईपीएस है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ईपीएस ग्रोथ आपको दिख रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, तो शायद वो कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, तब आप जस्टिफिकेशन या इवैल्यूएशन कर पाएंगे। इन आइसोलेशन अगर आप देखेंगे, अकेले तौर पे देखेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई 50 का पी कोई सस्ता थोड़ी होता है। लेकिन आप हिस्ट्री को देखिए और फाइनेंशियल्स को देखिए, आरओई को देखिए, ईपीएस ग्रोथ को देखिए, उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि हायर पीई पे ट्रेड करती हैं, लेकिन हिस्टोरिकली वो हाई पीई पे ट्रेड कर रही हैं, तो कहना कि वो आपको 15 या 20 के भाव पे मिल जाएगी तो शायद अनरियलिस्टिक होगा ये सोच। कुछ एक ऐसी चीजें हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम स्टॉक को किसी को देखते हैं, कंपनी को देखते हैं, जरूर देखना चाहिए क्या नहीं बदला है, क्या नहीं बदला है और क्या बदला है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं बदला है, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गिवन है भाई, ये तो आईआरसीटीसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। टिकटिंग की सिग्निफिकेंस आज भी है, जैसा हमने कहा कि कम हो रही है लगातार, लेकिन 30-35% या 25% की रेंज में जो नंबर है वो फिर भी सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। लगभग 1/4 रेवेन्यू अगर किसी एक सोर्स से आता है तो कहेंगे सिग्निफिकेंट है। पॉलिसी का रिस्क, जो हमने कहा कि भाई कल को सरकार कोई ऐसा स्टेप लेती है जो कि नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे बिजनेस पे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, तो वो एक ओवरहैंग तो कहा ही जाएगा। लेकिन कुछ एक चीजें जो कि बदली हैं उनके बारे में ये बात कर। पहली बात, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द कंपनीज जहां पे कि बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचा गया। किसी दिन और बात करेंगे और गवर्नमेंट कंपनी की BHEL, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी आज से 15-20 साल पहले, लेकिन उस कंपनी में बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन उतने अच्छे से नहीं हो सका, और वो कंपैरिजन करेंगे। लेकिन इस कंपनी में बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल अच्छे से रखा जा रहा है। इनोवेशन है, ऑफकोर्स काफी सारी नई चीजें कर रही है, नई स्टेप्स ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और वैल्यूएशन, जो हमने कहा कि अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आज वैल्यूएशन काफी इंटरेस्टिंग दिखते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम हमेशा बात करते हैं कि जो टूरिज्म और ट्रैवल का सेक्टर है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। होटल्स के बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से अगर आप इंडियन होटल्स जो ताज ग्रुप ऑपरेट करता है वो 10 टाइम्स से ज्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ गया है पिछले 5-7 सालों में। उसी तरह से टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, हॉस्पिटलिटी में एक्सपेंशन हो ही रहा है, और रेल, नीर और डिजिटल में काफी और ज्यादा एक्सपेंशन की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात, अगर आप इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स को देखें, स्टेबल बिजनेस मॉडल है, रोबस्ट है एकदम, ग्रोथ भी अच्छा खासा है, बैलेंस शीट बढ़िया है। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में अभी भी लोग सवाल करते हैं। ऑपरेशनली इस कंपनी को और एफिशिएंट होना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कई बार उसके बारे में बात की जाती है तो वो एक रिस्क फैक्टर कहा जाएगा। और रिस्क रिवॉर्ड और आज जो स्टॉक के बारे में करंट वैल्यूएशन दिख रहे हैं उनको आप कैसे मापेंगे, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं उनका ख्याल रखने की जरूरत है इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए, इस स्टॉक को एनालाइज करने। थैंक यू सो मच। हमने आज बात की ऑनलाइन एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में। अगर आप और किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं और किसी स्टॉक के बारे में चाहते हैं उसे हम कवर करें, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू सो मच। सी यू सून ऑन अ डिफरेंट स्टॉक, ऑन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टेक केयर, गुड बाय।